सर जी, मॉर्गन स्टैनली की पूरी एक रिपोर्ट आई है कि इंडिया में ऐसी 3 चीजें हैं जो इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी पावरफुल है कि बाय 2027 इंडिया बन जाएगी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड बाय 2030 इंडिया का स्टॉक मार्केट्स जर्मनी, जापान सबको पार करके बन जाएगा 3rd लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड। और सेम जगह में यूएसए की हालत इतनी खराब हो रही है, इतने इश्यूज हैं, मतलब यू विल बी शॉक्ड। ये वीडियो सुन के ना आपको क्लैरिटी मिलेगी कि वर्ल्ड वाइड हो क्या रहा है, इंडिया की सिचुएशन क्या है। ये वीडियो सुन के ना आई प्रॉमिस यू आर गोइंग get goosebumps at the end of the video, seeing the opportunity that we have for us. This is going to be India's decade. It's not going to be India's decade, it's going to be India's century. From over $3 trillion to more than $7 trillion, India's GDP is expected to more than double by the end of this decade. दोस्तों, गोयला आपके सामने आ गया है और आज एक बार क्लियरली समझ लेते हैं कि सर what is the macroeconomic situation and Morgan Stanley report. Obviously 50-60 पेज रिपोर्ट है, पढ़ना मुश्किल है, टाइम निकालना और भी मुश्किल है, इसलिए तो गोयला है टू मेक योर प्रॉब्लम्स इजियर। तो गोयला आपके लिए वो सब सॉल्व कर देगा। अब मैं वीडियो कर क्या रहा हूँ, 2 पार्ट में डिवाइड है। पहले तो मैं यूएस और इंडिया को कंपेयर करूंगा, उसके बाद मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट में जाऊंगा जहां पे इंडिया की 3 कोर स्ट्रेंथ्स बता रहे हैं। एंड अगेन यू कैन डायरेक्टली स्किप टू द सेकंड हाफ ऑफ द वीडियो, बट देखो मैं तो आपको ये रेकमेंड करूंगा वीडियो ये वाली पूरी जरूर देखना। जब मैं स्किप होनी होती है आपको बोल देता हूं स्किप कर दो, बट ये वीडियो प्लीज पूरी देखना, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। तो अभी के अभी कहीं हेडफोन जल्दी ढूंढ के बैठ जाओ या कहीं शांति से बैठ जाओ, टेंशन फेंको, और मैं शुरू कर रहा हूं विद द इंडिया एंड यूएसए सिचुएशन। तो शुरू करते हैं इंडिया वर्सेस यूएस, और सबसे पहला पॉइंट आता है इन्फ्लेशन। अब देखो यार, अगर आप गोला की ऑडियंस हो ना तो आप जानते हो इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन वो होता है जब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली जो सप्लायर है वो महंगों में बेचता है, बिकॉज पता है डिमांड बहुत ज्यादा है। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, जब आसपास की चीजें महंगी होने लग जाती है। अब हिस्टोरिकली आप देखोगे व्हाट इज द रूल बाय द बुक, एक डेवलपिंग कंट्री में डेवलप्ड कंट्री से हमेशा ज्यादा इन्फ्लेशन रहता है। आई विल एक्सप्लेन यू द लॉजिक बिहाइंड इट। लॉजिक इसका ये है, इन अ डेवलप्ड कंट्री डिमांड विल ऑलवेज बी लेसर, क्योंकि सबके घर टीवी लगा हुआ है यार। अब वो टीवी कब चेंज करेंगे? वो टीवी चेंज करेंगे या तो बड़ी कोई रिडिकुलस नई टेक्नोलॉजी आ जाए या फिर टीवी खराब हो जाए, तो डिमांड इज लेसर। वहीं पे एक डेवलपिंग कंट्री में आप देखोगे, इंडिया को देखते हैं, यहाँ पे लोगों के पास जूते नहीं है पहने, टीवी पहली बार खरीद रहे हैं, तो डिमांड इतनी हाई है। पहली बार जैसी आदमी थोड़े बहुत भी पैसे कमाता है हमारे देश में, स्पेशली रूरल पार्ट्स ऑफ दिस कंट्री में, ही गोज एंड बाइज अ कूलर, एसी, अ टीवी। सो डिमांड इन अ डेवलपिंग कंट्री इज ऑलवेज वेरी हाई, राइट? तो इसका लॉजिक क्या हुआ, अगर डिमांड डेवलपिंग कंट्री में ज्यादा है तो इन्फ्लेशन भी डेवलपिंग कंट्री में ज्यादा होनी चाहिए। सिंपल हिसाब है, और यह हिसाब आपका एकदम सही है, यू राइट। बट यहाँ पे आता है पहला शॉक। हो क्या रहा है, यूएसए का इन्फ्लेशन, जो डेवलप्ड है उसका इन्फ्लेशन बहुत कम होना चाहिए। यूएस का इन्फ्लेशन राइट नाउ इज 4.9%, और इंडिया जो डेवलपिंग है उसका इन्फ्लेशन ज्यादा होना चाहिए, इज एट 4.7%। एंड ये एक ऐसा फैक्ट है जिसकी वजह से सारे इकोनॉमिस्ट का दिमाग फिर गया। और आपको पता है सो मेनी थ्योरीज आर कमिंग अप दैट इंडिया की इकोनॉमी पे अटैक हो रहा है। जो लोग बोलते हैं कि जो अडानी और हिंडनबर्ग इशू है वो इंडियन इकोनॉमी पे अटैक था, जो इंडिया को बाहर की मीडिया में हमेशा खराब दिखाया जाता है, इवन विद द खालिस्तान मूवमेंट खराब दिखाया जाता है इंडिया को बाहर की मीडिया में, वो क्यों है कि इंडिया की इकोनॉमी को खराब दिखाएं। अगेन ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, मेरे पास कोई डेटा नहीं है, कोई फैक्ट्स नहीं है, बट ऐसे रूमर्स इंटरनेट में भर भर के फैल रहे हैं दैट यूएस इज नॉट कंफर्टेबल कि इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अब इसमें एक और मजे की बात बताता हूं। होता क्या है, जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो डिमांड कम करनी है, डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। इसके लिए सरकारें क्या करती हैं, दे इंक्रीज द बैंक इंटरेस्ट रेट्स, है ना, लोन महंगे कर देंगी और आपके सेविंग्स में ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो लोग क्या करते हैं, खर्चा कम कर देते हैं, और लोन महंगे तो वैसे भी खर्चा कम हो जाएगा। अब सरकारें जब बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाती हैं, डिमांड तो कम हो जाना चाहिए, और जब डिमांड कम हो जाएगा इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी। जनरली ये होता है। अब इसका बहुत बड़ा दिक्कत है, बिकॉज जैसे ही आप बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे, डिमांड हो गई कम, कंपनीज का होता है घाटा, वो बेचती नहीं है, वो प्रोडक्शन कम करती है, वो एम्प्लॉयमेंट कम देती है। और यहीं पे इंडिया में ऐसी चीज हो रही है जो आपको हैरान कर देगी। इंडिया ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाए विद टाइम, बट इंडिया में क्रेडिट ग्रोथ हैज इंक्रीज्ड। इट इज मिरेक्युलस। मतलब इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी है जहां लोग इतने भूखे हैं ग्रोथ के लिए, यहाँ पे ग्रोथ का इतना भाई साहब इतना स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। इवन व्हेन द बैंक इंटरेस्ट रेट्स आर राइजिंग, आवर क्रेडिट ग्रोथ इज राइजिंग विद इट, व्हिच इज सो शॉकिंग फॉर द एंटायर वर्ल्ड। और हम हिंदुस्तानियों के लिए इससे प्राउड होने की चीज ना कुछ है ही नहीं। अब जीडीपी ग्रोथ
अगर हम इसको बहुत ईजी शब्दों में तोड़ के ले आऊं, इफ यू डोंट वांट टू गेट इनटू द टेक्निकलिटीज कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, उसको भी साइड रखो। बेसिकली अब देखो इकोनॉमी कितना ग्रो करिए, एज ऑफ नाउ उस पे फोकस करते हैं। अब एक डेवलपिंग इकोनॉमी हमेशा फास्टर ग्रो करती है ना डेवलप्ड इकोनॉमी, ऑफ कोर्स, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया था, एक डेवलपिंग इकोनॉमी में डिमांड हमेशा ज्यादा रहती है, तो जीडीपी ग्रोथ ज्यादा रहेगा। एक डेवलप्ड इकोनॉमी थोड़ी सैचुरेशन की पॉइंट पे होती है, मतलब अगर आप डेवलपिंग इकोनॉमी से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली सैचुरेशन पॉइंट है, तो इनका जीडीपी ग्रोथ हमेशा कम होता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, सीधा के सीधा इंडिया और यूएस का जीडीपी ग्रोथ कंपेयर कर देंगे, जो बहुत बड़ी गलती है। इंडिया डेवलपिंग है, यूएस डेवलप्ड है, तो यूएस का जीडीपी ग्रोथ हमेशा कम होगा, ये ऑब्वियस बात है। और अभी भी यही हो रहा है। अभी आप देखोगे इंडिया की जीडीपी इज एट 7 जबकि यूएस की जीडीपी इज एट 2.1, बट बिकॉज ये डिफरेंस इतना ज्यादा हो रहा है एंड इंडिया पे इतना ज्यादा फोकस जा रहा है, जो मैं मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में भी कवर करूंगा बाद में, कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स आर ओनली फोकस्ड टुवर्ड्स इंडिया एंड दे वांट टू पुट देयर मनी इन इंडिया। मतलब एज ऑफ नाउ पूरी वर्ल्ड का लाइमलाइट इंडिया बन गया। जब मैं यूएस डेट क्राइसिस बोल रहा हूं, मेरा ये मतलब नहीं है यूएस डेट क्राइसिस, मेरा मतलब है यूएस डेट क्राइसिस। इतना शॉकिंग है, आपकी हालत खराब हो जाएगी सुन के। अब हियर इज व्हाट इज हैपनिंग। कोई भी इकोनॉमी है वो डेट पे चलती है, उधार पे चलती है, एंड इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, ठीक है। अब दिक्कत ये हो रही है, यूएस ने भी डेट ले रखा है। डेट कैसे लेती है? यूएस अपने बॉन्ड्स बेचती है। बॉन्ड्स किसको बेचेगी? कॉर्पोरेट्स को, दूसरी कंट्रीज को, बड़े बड़े लोगों को, इंडिविजुअल्स को, इंस्टीट्यूशंस को बॉन्ड बेचती है। बेसिकली क्या है, यूएस बोलती है कि देखो मैं 10 लाख रुपए का बॉन्ड खरीद लो, मैं तुम्हें इतने साल तक इतने % का इंटरेस्ट देता रहूंगा। दिस इज बॉन्ड्स। अब जो भी इन्होंने बॉन्ड्स इशू किए थे, शायद वो 1 जून तक उस पर डिफॉल्ट कर जाए। और ये आपको तो इन्फॉर्मेशन कहां से आ रही है? ये इन्फॉर्मेशन आ रही है बाय यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी से। ये मजाक नहीं है। आपको पता है डेट किसका डिफॉल्ट होता है? बॉन्ड किसके डिफॉल्ट होता है? पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी के, श्रीलंका जैसी इकोनॉमी के। यूएस जिंदगी में पहली बार शायद डेट रिपे ना कर पाए। ये यूएस की क्रेडिबिलिटी में इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अपेरेंटली वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी अपना डेट रिपे नहीं कर पा रही है। अब आप इसका कॉन्सिक्वेंस सोचो। यूएस अगर अपने डेट पे डिफॉल्ट कर देती है, क्या आप उसका बॉन्ड खरीदना चाहोगे दोबारा? नहीं। क्या कोई और कंट्री खरीदना चाहेगी? नहीं। दुनिया तो टेक इट फॉर ग्रांटेड देती है कि यूएस का बॉन्ड है तो सरकार तो पे करी देगी। यूएस गवर्नमेंट यार स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी, कहे की स्ट्रॉन्गेस्ट है ये? इट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। और ये इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इसका ना आंसर भी किसी के पास नहीं है। हम तो बस बोल रहे हैं और अज्यूम कर रहे हैं कि चलो क्वेश्चन डाउट उठ जाएगा, बट जब यूएस जैसी इकोनॉमी अपने डेट पे फेल करेगी ना, एक्चुअलिटी में कंट्रीज कैसे रिएक्ट करने वाली हैं, क्या होने वाला है, इट विल बी क्रेजी। अब कभी आपने सोचा यूएस सुपर पावर क्यों है? ऐसा क्या है यूएस में? यूएस के पास है यूएसडी, सर डॉलर। डॉलर ना एक वो हाथ है जो हर इकोनॉमी की गर्दन में बंधा हुआ है, और कोई भी कंट्री इसके बिना रह नहीं सकती, बिकॉज ग्लोबल ट्रेड डॉलर में हो रहा है। और जितना डॉलर की सिग्निफिकेंस रहती है उतनी ही यूएस की सिग्निफिकेंस रहती है। अब लोग बोल रहे हैं यूएस की पावर खत्म हो रही है। क्यों हो रही है? बिकॉज डॉलर की इज्जत खत्म हो रही है। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी पहले क्या करती थी जनरली, अपने सेंट्रल बैंक्स में, जैसे हमारे पास आरबीआई है, उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सिर्फ डॉलर ही रखेंगे। एंड इसलिए यू विल सी इन 2001 जो वर्ल्ड फॉरेक्स रिजर्व था डॉलर, मतलब सबका जो फॉरेन एक्सचेंज था रिजर्व था डॉलर का, उसका मार्केट शेयर था 71%। डॉलर वाज द क्लियर एंड द ओनली डोमिनेंट करेंसी, बिकॉज ऑफ व्हिच जैसे यूएस में कुछ होता था डॉलर नीचे आता था, और जो इकोनॉमी के गले पे ये हाथ बंधे हुए हैं ये और टाइट हो जाते थे, तो इसलिए हम यूएस को बचाने में लग जाते थे। यही कहानी होती आ रही है। बट अभी कहानी उल्टी हो रही है। अभी आप देखोगे जो डॉलर का फॉरेक्स वर्ल्ड रिजर्व का जो मार्केट शेयर है, इट इज डाउन टू 58%। ये 1954 से लोएस्ट है, और यूएस के लिए ना ये बहुत चिंता वाली बात है, क्योंकि अब क्या हो रहा है ना, जो भी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड के हैं वो खरीद रहे हैं सोना, वो भर भर के गोल्ड खरीद रहे हैं। ये आपको दिख ही रहा है ग्राफ में कैसा गोल्ड खरीद रहे हैं। एंड दिस इज व्हाई गोल्ड ऑल टाइम हाई भी पहुंच गया था। व्हाई? बिकॉज इतनी गोल्ड की डिमांड आ रही है। पीपल बोले डॉलर को भाई फेंको, मुझे दो सीधा गोल्ड। तो सर वो जो टाइम था ना कि आप बोलोगे अरे हम यूएस से होके आए हैं, मेरे चाचा यूएस में काम करते हैं, मैं यूएस पढ़ने जा रहा हूं, वो टाइम गया, क्योंकि यूएस की वो इज्जत है ही नहीं, और आगे वाले टाइम में जैसे लग रहा है और कम होती जाएगी। अब टाइम है हिंदुस्तान का। अब मैं आपको बताता हूं मॉर्गन स्टैनली क्या बोलता है कि ऐसी 3 चीजें इंडिया में है ना जिसके से इंडिया इज बिकमिंग अनस्टॉपेबल, चाहे कोई कुछ भी कर ले। अब देखो यार, ऑफशोरिंग का बड़ा ही सिंपल लॉजिक है। जब भी कोई डेवलप्ड कंट्री अपनी कंपनीज का बिजनेस बाहर से करवाती है, जैसे नाइकी बांग्लादेश से कपड़े बनवा रही है, ऑफशोरिंग हो गई, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने टीसीएस को कॉन्ट्रैक्ट देके रखा हुआ है, वो ऑफशोरिंग हो गई। तो इसको बोलते हैं ऑफशोरिंग। और किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है। इंडिया में कोई नई चीज नहीं है, तो अब बहुत टाइम से हम सुनते आ रहे हैं आईटी इंडस्ट्री, जो आईटी बूम था इंडिया में था क्या, कि 2004 से कितनी टेक जायंट से कितनी कंपनी थी जिन्होंने बिजनेस किसको दिया, टीसीएस को, विप्रो को, एचसीएल को, इन्फोसिस को। अलग ही एरा चला, और इंडिया इज
वेरी वेल वर्स्ड विद ऑफशोरिंग, हम अच्छा संभाल लेते हैं। बट अब अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली ये इस लेवल पे बढ़ने वाला है कि शायद हम इमेजिन भी ना कर पाए। मॉर्गन स्टैनली बोलता है कि देखो अब ऑफशोरिंग ना दो किस्म की होने वाली है। सबसे पहले ऑफशोरिंग जो होगी वो होगी मैन्युफैक्चरिंग की, जो ऑब्वियस है। अब अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली, बिकॉज एज ऑफ नाउ इंडियन गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग है, वो इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव्स कर रही है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है, मल्टीनेशनल्स को बहुत लुक्रेटिव डील मिलती टू कम एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया, जो पहले ऐसा नहीं था। अब तो भाई इंडियन गवर्नमेंट ने हाथ खोल दिए कि आओ धंधा यहाँ सेट करो, हिंदुस्तान में सेट करो। सो मच सो दैट मॉर्गन स्टैनली एस्टिमेट्स कि पहले इंडिया का 15.6% मैन्युफैक्चर होता था और अब ये बढ़ जाएगा टू 21% बाय 2031। कितना? बाय 21%। लुक एट दिस चार्ट। अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली, मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज आर गोइंग टू कम इन इंडिया, और ये तो बस शुरुआत है। ये तो हो गया मैन्युफैक्चरिंग का। अब सेकंड पार्ट जो बोलते हैं, जो ऑफशोरिंग होगी, सेकंड टाइप की ऑफशोरिंग होगी जो बहुत नई है, वो है पोस्ट कोविड। और आप बोलोगे वर्क फ्रॉम होम क्या सबको पड़ गई है? क्योंकि अब घर से भी काम किया जा सकता है, ये सब ने समझ लिया, बिकॉज अब इंटरनेट है, जूम है, हर चीज है, आसानी से हो सकता है। एंड हाइब्रिड वर्जन भी है कि 2-3 दिन ऑफिस आओ फिर घर से काम करो। अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली, बहुत अमेरिकन कंपनीज इंडिया में चीप लेबर है, बहुत इफेक्टिव लेबर है, बहुत अच्छे टाइम से काम कर देते हैं। दे आर गोइंग टू डायरेक्टली हायर पीपल फ्रॉम इंडिया, और ये पूरा वर्क फ्रॉम होम होगा। मॉर्गन स्टैनली बोल रहा है कि ये फिगर डबल हो जाएगा, एंड बाय 2030 11 million Indians would be employed by American businesses on a work from home model. This is the power. आपको पावर में से बताता हूं कि इंडियंस की इनकम इज इंक्रीजिंग लाइक क्रेजी। एक फैक्टर होता है डिस्पोजेबल इनकम, की एक फैमिली के पास अगर 50,000 कमा रही है, ठीक है, 30,000 का खर्चा है, तो 20,000 क्या है? डिस्पोजेबल। उनके पास कोई फिक्स खर्चा नहीं, दे कैन डू व्हाटएवर विद इट। जितनी डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है उतना ही कंपनी के लिए बेटर है, बिकॉज कंपनी फिर मूवी टिकट बेच सकती है, फर्नीचर बेच सकती है। बेचने का स्कोप तो ना चाहिए। अगर बंदा हैंड टू माउथ, उसको क्या बेच लोगे आप? इंडिया में दिस इज द सिचुएशन। लुक एट द इंक्रीज, जो 0 to 5,000 थे वो कितने कम हो गए हैं, एंड बाकी कैटेगरीज में कितनी सारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई है। अब आगे बढ़ने के पहले ना एक चीज को क्लियर करना चाहता हूं। हो सकता है आपको बुरा लग जाए, बट मेरा इंटेंशन आपको अच्छा है बुरा फील कराने का नहीं है। मेरा इंटेंशन है कि दोस्त आप अमीर बनो। आने वाले 10 सालों में अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट थ्रू करोड़पति नहीं बने ना, इट इज अ गॉड डैम फेलियर, और आपको अपने आपको शीशे में देकर जोर से चाटा मारना चाहिए। आई एम रिमाइंडिंग यू दिस अगेन। अभी भी अगर आप स्टॉक मार्केट में टिप्स में काम कर रहे हो, गट फीलिंग में काम कर रहे हो, आईपीओ के पीछे ही भागे जा रहे हो, या फिर फ्यूचर ऑप्शन में रैंडम स्ट्रैटेजीज, वो रैंडम टाइम पास कर रहे हो, टेलीग्राम से बातें कर रहे हो, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। अगर मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन को आपको गालियां देनी चाहिए अगर आप आने वाले 10 साल में इंडियन स्टॉक मार्केट से करोड़पति नहीं बने। ये बात कड़वी है, बट इसको याद रख लो। अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली, इट इज लाफेबल कि इंडिया इतना ज्यादा अंडर लेवरेज्ड है और बाकी इकोनॉमीज ने इंडिया का ट्रू पोटेंशियल अभी तक रियलाइज ही नहीं किया। इसका एक बहुत मेजर रीजन आता है इंडिया स्टैक। इंडिया स्टैक पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारा पूरा देश खड़ा हो जाएगा। आपकी इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी है, आपकी EKYC ऐसे खुल जाएगी, यूपीआई तो हमें पता ही है, पेमेंट गेटवेज, हर चीज है। इंडिया में क्रेडिट ना ऐसे ऐसे मिलेगा, ऐसे 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 ऐसे। और जिस इकोनॉमी में क्रेडिट फ्लो बड़ा इजी है, मनी फ्लो बड़ा इजी है, उस इकोनॉमी को ग्रो करने से कोई रोक ही नहीं सकता, बिकॉज बिजनेस लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे। मॉर्गन स्टैनली ने रिपोर्ट में ये बोला है कि एज ऑफ नाउ इंडिया का क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो है 57%, और ये 100% में हो जाएगा इन द नेक्स्ट डेकेड। आपको याद है ना मैं क्या बता रहा था? बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, तभी भी क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रही है। दिस इज दैट फैक्ट। मैं ना एक काम करता हूँ, आपको हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट से बताता हूँ जो उनका विजन है। उनका विजन क्या है? हर हिंदुस्तानी के हाथ में एक स्मार्टफोन होना चाहिए और हर खेत के ऊपर एक ड्रोन होना चाहिए। अब मानो ना मानो, इंडिया उस डायरेक्शन पे जा रहा है, और ये मुझे फैक्ट दिखा रहा है, ये हमें डेटा दिखा रहा है, और इसमें प्राइवेट कंपनीज नहीं, पब्लिक कंपनीज आगे बढ़ रही हैं। पब्लिक कंपनीज आर टेकिंग द स्टेप फॉरवर्ड। आयुष्मान भारत स्कीम, आपका एक हेल्थ नंबर आ जाएगा, उसमें आपका सारा हेल्थ डिटेल्स, आप जहां भी जाओ सब मिल जाएगा। इट इज क्रेजी। आवर हेल्थ केयर सिस्टम्स कैन बी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उसके बाद यूपीआई, ओ माय गॉड, मैं ना वीडियो लंबी हो रही है, वरना मैं आपको यूपीआई के इतने फैक्ट्स बताता, इतने स्टैट्स बताता, इट इज क्रेजी। एक दो बताता हूं, चलो कि ये तो आरबीआई देखोगे, आरबीआई बोल रही है कि एज ऑफ नाउ जो यूपीआई में ट्रांजैक्शन हो रही है ना, इट काउंट्स अप टू 8% ऑफ अ जीडीपी। 8%। यूपीआई फ्री, मास्टरकार्ड वीजा लेते थे 2-3% कमीशन, यूपीआई फ्री। जहां पे मेटा, गूगल, इनके वॉलेट्स खत्म हो रहे हैं, वाई? क्रिप्टो करेंसी खत्म हो गया, यूपीआई अलग ही टर्न में जा रहा है। फिर ओएनडीसी पूरी वीडियो में थी, यू कैन चेक इट आउट। बात का तात्पर्य ये है दोस्त, इंडिया इज गोइंग टू बी कंप्लीटली डिजिटल। और हाँ, ये बोलते थे एक दिन होगा ही होगा, बट अब वी आर इन द प्रोसेस, वी कैन सी इट। हर चीज डॉट्स कनेक्ट करती जा रही है। हमें लगता था आधार बेकार है, क्यों करें, अब आधार का रिलेवेंस समझ आ रहा है। हमें लगता था वो बेकार है, क्यों करें, अब उसका रिलेवेंस समझ आ रहा है। मुझे लग रहा है कि इंडिया इज गोइंग ऑन अ मास्टर प्लान कि कैसे स्मॉल स्टेप्स कर करके हम फुल्ली डिजिटल हो जाएंगे, विच विल मेक इंडिया अनस्टॉपेबल।
अब अगर देखो पूरा इंडिया इलेक्ट्रीफाई हो गया तब तो आपको पता है वी विल बी टू अनदर लेवल। हमारे रूरल एरियाज अच्छे हो जाएंगे, एजुकेशन बेटर हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग बेटर हो जाएगी, लिविंग लाइफस्टाइल बेटर हो जाएगी, हर चीज वुड बी बेटर। अब ये है गवर्नमेंट का डेटा। आइए अब जैसे देख सकते हो इंडिया में द नंबर ऑफ पीपल विदाउट एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कम हो गया है, बट ये गवर्नमेंट का डेटा है। अब गवर्नमेंट का डेटा ना थोड़ा नोटोरियस होता है। कैसे हो सकता है इस डेटा में वो भी इंक्लूड हो कि किसी के पास पूरे दिन में 10 मिनट बिजली आ रही है, उसको भी डाल दिया कि उसके पास इलेक्ट्रिसिटी है, विच ऑब्वियसली इस डेटा में डाल सकते हो। गवर्नमेंट नोटोरियस हो सकती है, वो डाल सकती है, मेरे पास कुछ डेटा नहीं है इसके लिए, बट इसको मान के चलते हैं ये डेटा ऐसा होगा। ये गवर्नमेंट डेटा की प्रॉब्लम तो गोयला संभाल लेगा, बट आप चाहते हो कि आपकी स्टॉक मार्केट की दिक्कत भी मैं संभाल लूं ना पूरी, और आपको पता है आपको आना मेरे पास ही है, तो अभी के अभी सब्सक्राइब दबाओ, तो बेल आइकॉन जरूर दबाना सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन अ वीडियो। एल्गोरिथम आपको वीडियो दिखाए नहीं दिखाए पता नहीं, तो बेल आइकॉन दबा ही दो। तो मैं ये भी मान लेता हूँ कि शायद इंडिया में इतनी इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो रखी, और पूरा इलेक्ट्रीफाई करने में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज इंडिया फॉसिल फ्यूल में डिपेंडेंट रहेगी, और जैसे ही फॉसिल फ्यूल में डिपेंडेंट रहेगी, क्रूड ऑयल में डिपेंडेंट रहेगी, यार हमारा कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। इंडिया का हाईएस्ट इंपोर्ट कॉस्ट किसमें? क्रूड ऑयल में ही है। अब यहाँ आता है सोल्यूशन, जिसकी वजह से मॉर्गन स्टैनली बोलती है कि भाई हिंदुस्तान को कोई रोक नहीं सकता। आने वाले सालों में और आने वाले 1 या 1.5-2 डेकेड्स में होगा क्या? एस्टिमेटेड 2/3 ऑफ आवर एनर्जी, मतलब 66% ऑफ द एनर्जी ना हमारे देश में आएगी थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेज, थ्रू बायोगैस, एथेनॉल प्लांट्स, हाइड्रोजन प्लांट्स, विंड प्लांट्स, सोलर प्लांट्स, रिन्यूएबल एनर्जी यहां से आएगी, जिसके वजह से इंडिया कैन बी इलेक्ट्रिफाइड। इंडिया की डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स कम हो जाएगी, इंडिया की डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स कम हो जाएंगी। और ये क्यों होगा? बिकॉज अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली इंडिया इज इन दैट पाथ। गवर्नमेंट रेगुलेशंस वैसी आ रही हैं, कंपनीज वैसी खुल रही हैं, एंड सीइंग राइट नाउ एज एन इन्वेस्टर आई कैन टेल यू आई हैव नो डाउट इन माय माइंड कि ये होगा ही होगा। इंडिया विल बिकम नंबर 1 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये तो मैं बहुत टाइम से बोलता आ रहा हूं, बोलता रहूंगा, और अब ये मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी बोल रही है। इस ग्रोथ का पूरा फायदा उठाओ, और आप चाहते हो कि गोयला, मैं चाहता हूं मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी में तुम मेरे साथ रहो, तो दोस्त मेरा एक पूरा मेंटरशिप स्टॉक मार्केट कोर्स है, पिन कमेंट में डाल दूंगा, जरूर चेकआउट करना, और इस इकोनॉमिक ग्रोथ का हिस्सा बनो, करोड़पति बनो, सबको वीडियो बताओ, बिकॉज मैं और आप अकेले नहीं, पूरा देश एक साथ आगे बढ़ेगा, एंड वी विल बिकम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। जय हिंद।